हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। अभी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड लेक्चर देखेंगे। ये जल्दी से हम लोग पढ़ रहे हैं और कॉन्सेप्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग स्टोइशियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 में मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक बेसिक देखा था कि मोल कैसे निकालते हैं, मोल क्या होता है, मोल के कितने फॉर्मूले होते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है, देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अभी आज हम लोग स्टोइशियोमेट्री पढ़ेंगे। तो स्टोइशियोमेट्री में क्या होता है, किस तरीके से हम लोग रिलेट करेंगे, अभी देखेंगे स्टोइशियोमेट्री क्या होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि स्टोइशियोमेट्री, पहले ये बताओ कि स्टोइशियोमेट्री नाम से पहली बार सुन रहा हूं, तो क्या ये डिफिकल्ट है? पहले सोचना तो है, पहले देख तो ले। नाम से कोई डिफिकल्ट होता है क्या? नाम से नहीं, पहले इसको समझेंगे। स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर आपको कोई रिएक्शन दिया गया है, कोई रिएक्शन दिया गया है, जैसे मान लो ये रिएक्शन सबने देखा है, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, H2+O2 H2O। क्या रिएक्शन को बैलेंस करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कितना ऑक्सीजन? दो, तो इधर दो इधर भी दो, रिएक्शन हो गया बैलेंस, 2H2+O2 2H2O। समझ गए? अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि H2 और H2O को रिलेट करना है। मान लो दे गया कोई भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री होता ही क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि एनालिसिस करने के लिए हमें पता तो चलेगा कि अमाउंट क्या है। तो रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का कितना ग्राम लूंगा कि ऑक्सीजन से पूरा पूरा रिएक्ट कर जाएगा। मान लो मेरे पास हाइड्रोजन 4 ग्राम है, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना चाहिए? अगर ऑक्सीजन मैंने ज्यादा ले लिया तो हो सकता है पूरा रिएक्शन ना हो, कुछ ऑक्सीजन बच जाए। कम ले लिया तो हाइड्रोजन बच जाएगा। मैं चाहता हूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूरा पूरा रिएक्ट करे, तो मैं मान लो कि मेरे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है, तो मैं मार्केट जाऊंगा ऑक्सीजन खरीदने के लिए। अब मुझे पता ही नहीं है कि ऑक्सीजन जो है वो कितना महंगा है, कितना अमाउंट लेना है। महंगा तो चलो मार्केट जाकर पता चलेगा, ऑक्सीजन का अमाउंट कितना हमें चाहिए। एक्स्ट्रा ले लूंगा तो हो सकता है लॉस लग जाए। समझ पा रहे हो? तो मैं चाह रहा हूं कि उतना ही अमाउंट खरीदूं या फिर रिएक्शन करवाऊं तो उतना ही ऑक्सीजन। इस तरीके से अगर मैं सोचूं तो एनालिसिस करने के लिए, मतलब अगर आपको किसी एक का अमाउंट गिवन है ना, किसी भी एक रिएक्टेंट का, तो आप, या फिर प्रोडक्ट कितना बनाना है किसी भी सब्सटेंस का रिएक्शन में, अगर आपको क्या दिया गया है, अमाउंट दे दिया गया है, या पता है, आपने सोच लिया इतना कैलकुलेट करना है, इतना निकालना है, तो बाकियों को रिलेट करने का तरीका क्या है? स्टोइशियोमेट्री। समझ में आया? अब जैसे मान लो कि यहाँ पे दिया गया है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास कितना है, 64 ग्राम है। 64 ग्राम है, तो हमें क्या निकालना है बच्चों? 64 ग्राम के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन कितना चाहिए और वाटर कितना बनेगा। ये दोनों, ये तो दोनों मतलब सिंपल सा क्वेश्चन दिमाग में आता है देखते ही। तो अब हम लोग क्या करें, क्या करें? तो हम लोग लगाएंगे स्टोइशियोमेट्री जब ऐसा कंडीशन आएगा। समझ में आया क्या क्यों रिक्वायरमेंट है स्टोइशियोमेट्री का? स्टोइशियोमेट्री थोड़ा आइडिया लग गया कि क्यों रिक्वायरमेंट क्यों है। अब हम लोग क्या करेंगे आगे समझेंगे। रिक्वायरमेंट समझ में आ गया ना, अब कैलकुलेशन भी तो सीखेंगे, प्रॉब्लम समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, इसको 3 मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना। 3 मेथड है स्टोइशियोमेट्री में और तीनों आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और बस आपके लिए थोड़ा सा नया है, लेकिन मजा बहुत आएगा। आप समझो, पहला मेथड है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड से सीखते हैं बेटा, यूनिटरी मेथड। ठीक है सर, यूनिटरी मेथड क्या होता है? ये बचपन में सीखा था यूनिटरी मेथड, कि जैसे, है ना, 12 रुपए में 4 टॉफी आता है, ठीक है, तो मुझे 15 टॉफी चाहिए, मुझे कितने रुपए लगेंगे? तो मुझे 4 टॉफी का दाम पता है ना, किसी बच्चे ने बताया 4 टॉफी, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला एक टॉफी का दाम बताओ, तो 12 का 4, तो एक टॉफी का कितना? 3 रुपए। कैसे? 12/4, एक का निकाल लिया ना। एक टॉफी का दाम कितना हो गया? एक टॉफी का प्राइस 3 रुपए। अब कितने चाहिए? 15, 15, तो 15 इंटू 3, मुझे कितने रुपए लगेंगे? 45 रुपीज। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। बचपन से तुम लोग टॉफी खरीदते आए हो, तुम आराम से निकाल सकते हो। समझ रहे हो? बस खाली अब यहाँ पे केमिस्ट्री में लगाना है, वो बचपन में टॉफी पे लगाते थे, थोड़े बड़े होकर, है ना, किस पे लगाने लग गए? चॉकलेट पे। फिर और घर पे सामान खरीदने जाते हो ना, तो ऑब्वियसली ये यूज किया होगा। तो उसी मेथड को तो बस खाली यहाँ देखना है कि जो हमने पहले यूज किया था उसको यहाँ कैसे यूज करें। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ध्यान दो इधर थोड़ा। देखो क्या होगा कि मैं पहला स्टेप वन लिखूंगा बच्चों।
बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। क्यों करना है? अरे बैलेंस करोगे तभी तो पता चलेगा कि इससे कितना कौन कितना रिएक्ट कर रहा है। तो हमने बैलेंस कर लिया। स्टेप 2, केमिकल इक्वेशन के हेल्प से, अच्छा ये तो मास दिया गया है, मास, मास को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करें सर? 64/32 मास अपॉन मोलर मास, 2 मोल, यही तो ना मोल्स, मोल्स इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास। कल ही पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था, पढ़ लो। तो 64 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे 32, 64/32, 2 मोल, 2 मोल। अब देखो बच्चों, मुझे ऑक्सीजन का पता है, मुझे हाइड्रोजन का और वाटर का निकालना है। पहले हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं ऐसे बोलूंगा 1 mole O2 reacts with 2 mole हाइड्रोजन। इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करता है। कैसे पता? रिएक्शन इक्वेशन देख रहे, 1 मॉलिक्यूल 2 से करेगा, 10 मॉलिक्यूल 20 से करेगा, x मॉलिक्यूल 2x से करेगा। अरे मोल भी तो नंबर है, 1 मोल 2 मोल से करेगा, समझे? इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करके इसका 2 मोल बनाएगा। देखो कितना आसान कर दिया ना मोल ने। अब देखो स्टेप 3, स्टेप जो है वो 3 जो है वो कहता है कि अगर 1 मोल के लिए पहले निकल गया तो हमें यूनिटरी, तो ये कितना आसान वाला हो गया ना। एक के लिए एक चॉकलेट जो है वो 10 रुपए का मिलता है, 5 चॉकलेट 50 का मिलेगा, समझे? 1 मोल O2 से 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, तो 2 मोल O2 रिएक्ट विद 2 into 2 कितना? 4 मोल। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो भाई, ये हमने यूनिटरी मेथड हाइड्रोजन पे लगा दिया। अब हम लोग यही सेम यूनिटरी मेथड वाटर के लिए लगाएंगे। वाटर के लिए देखो क्या करेंगे, सिंस देखो 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 कितना, 1 मोल O2 2 मोल H2O प्रोड्यूस कर रहा है। तो पहला तो हमें इक्वेशन देखते हैं ना, 1 मोल O2 produces 2 mole water in the given reaction. So 2 मोल कितना करेगा बच्चों? 2 into 2 that is 4। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, समझे? यूनिटरी मेथड के हेल्प से हमने क्या कर लिया, 4 मोल कैलकुलेट कर लिया कि ये रिएक्शन है 2H2 plus O2, 2H2O। इसका कितना मोल? इसका आया 2 मोल, इसका आया 4 मोल, इसका भी आ गया 4 मोल। सर यहाँ तो मास, अरे मास में बता दो ना, 4 into 2 8 ग्राम, इसका H2O का 18, 18 4 जा 72 ग्राम। अरे मोल पता है तो मास बता सकते हैं ना, है कि नहीं है? ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये हो गया यूनिटरी मेथड। ठीक है बच्चों, चलो एक क्वेश्चन देखो, 4A plus 7B 2C, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं 3D। अब मान लो कि B का मुझे कितना दे रखा है, 21 मोल दे रखा है। बाकी सबका पूछ लिया, बताओ 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 बताओ। तो बाकी सबका जैसे ही पूछ लेता ना बताओ बताओ बताओ, तो हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, ए के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 7 मोल ऑफ बी रिएक्ट्स विद 4 मोल ऑफ ए, है कि नहीं है? तो अब देखो, सो ये तो पहला तो इक्वेशन से आया ना, इसका 7 मोल इसके 4 मोल से। अरे ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखकर सीधा कर देंगे ना पुट। अब देखो 1 मोल कितने से करेगा, 1 मोल कितने से करे, अरे 7 मोल 4 से कर रहा है, तो 1 मोल 4/7, 4/7। तो 21 मोल कितने से करेगा बच्चों, 4/7 into 21 कितना आ गया, 7 3 जा 21, 4 3 जा 12, 12 मोल। समझे? समझ में आया? फिर देखो बी के लिए कैलकुलेट करेंगे। बी के लिए कैसे? सर बी के लिए कैलकुलेट करना मुझे कभी कभी डिफिकल्ट, अरे यार बी के लिए तो हो ही रखा ना, कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, ए पता चल गया। अभी अब सी और डी के लिए करेंगे। चलो सी के लिए करते हैं। सी के लिए फिर वही 7 मोल बी जो है वो रिएक्ट कर रहा है 2 मोल, ये प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल सी। तो 1 मोल कितना करेगा बच्चों, 2/7। तो 21 मोल कितना करेगा, 2/7 into 21 कितना हो गया, 7 3 जा 21, 6 मोल। सी का 6 मोल। और फिर डी का भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। डी के लिए देखो 7 मोल बी
प्रोड्यूसेस 3 मोल डी। तो 1 मोल कितना 3/7, तो 21 मोल कितना 3/7 इंटू 21, 3 3 जा 9 मोल डी। समझे? क्लियर? तो ये यूनिटरी मेथड लगाने आ गया। लेकिन तुम अगर गौर से देखो, अब सेकंड मेथड यूनिटरी मेथड में ही छिपा हुआ है, फर्स्ट मेथड का शॉर्टकट है। सर ये शॉर्टकट कैसे है, अभी देखते हैं बच्चों। ये देखो, अरे इसका 12 मोल, इसका 6 मोल, इसका 9 मोल। हर में देखो 1 मोल के लिए क्या किया 4/7, 1 मोल के लिए क्या किया 2/7, 1 मोल के लिए क्या किया 3/7। तो देखो इसका 1 मोल इसके 2/7 से, सर 2 इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, 7 इसका है, तो दोनों के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे तो 1 मोल के लिए आ जाएगा। समझे? इसी क्वेश्चन को देखो, अब मेथड 2 से करेंगे बच्चों, ठीक है? मेथड 2 से थोड़ा सा देखो, मेथड 2 में कुछ नहीं करना जा रहा। 4 मोल ए, 4A, 7B, 2C और 3D, ठीक है? तो इसका 21 मोल है, बाकी सबका पूछा है। तो अब देखो क्या करेंगे, 1 मोल के लिए मतलब इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4, ऊपर इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 7, नीचे इनटू इसका मोल 21 मोल से कितना है 1 मोल के लिए कितना होगा, दोनों के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, फिर मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसका देखो 2/7 इंटू 21, इसका देखो इसका कोएफिशिएंट 3, इसका कोएफिशिएंट 7, जिससे निकालना है इंटू 21, कितना आ गया बच्चों, इससे ये कट गया 3, 4 3 जा 12, इससे कितना आ गया 7 3 जा 8, है ना 21, तो ये 6 हो गया, 9 हो गया। समझ में आया? क्लियर हुआ? आइडिया लगा? तो मतलब फॉर्मूला कैसे है, फॉर्मूला जिसका मोल फाइंड करना है। सर मुझे फॉर्मूला जब आता है ना तो मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, मुझे लगता है मुझे कुछ आता है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका किसका जिसका निकालना है ना, अरे जिसका मोल निकालना है यार, इसका मोल निकालना था तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर, फिर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका, अरे जिसका मोल गिवन है, जिसका मोल गिवन है, और इनटू गिवन मोल्स। समझे? समझ में आया? बोलो है? तो ये बन गया फॉर्मूला। समझे? ये फॉर्मूला याद कर लेना, मोल मेथड लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये मोल मेथड जो है मेथड 2 वो यूनिटरी मेथड का ही शॉर्टकट है। यूनिटरी मेथड ये जो बार बार लिख रहे हैं, हमने ऐसे क्वेश्चन किया, ऑब्जर्व कर लिया, बोला डायरेक्ट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो होता है ना 1 मोल के लिए आ जाता है, बस। अब तो 1 मोल के लिए आ गया तो हम लोग बाकी का काम कर ही लेंगे। चलो अब देखो क्वेश्चन सर, क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो मैं भी करूंगा, लो करो। 3 मोल ए, 4 मोल बी, 2 मोल सी, 6 मोल डी, 7 मोल ई। अब मान लो इसका दिया हुआ है, इसका 4 मोल बी है ना, इसका दिया हुआ है 16 मोल गिवन है बच्चों। बोला ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, तो ये सब बताना करना डिफिकल्ट लग रहा है क्या तुम्हें? नहीं, कैसे करेंगे देखो, अरे इसका निकालना है ना, देखो 3 इसका कोएफिशिएंट, 4 इसका कोएफिशिएंट, डिवाइड बाय 4 करके 16 से मल्टीप्लाई कर। इसका देखो कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट 4 इंटू 16, इसका कोएफिशिएंट 6, जिसका मोल गिवन है उसका कोएफिशिएंट 4 इंटू 16, इसका देखो 7 डिवाइड बाय 4 इंटू 16। अरे समझ में आया? अब काट दो इसको, कितना गया 12, कितना गया 8, कितना गया 24, कितना गया 28, बस। इससे आसान क्या है? तो मोल मेथड से हम लोग स्टोइचियोमेट्री निकाल लेंगे, मुझे लगता है अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। बट टू अप्लाई मोल मेथड या स्टोइचियोमेट्री में यूनिटरी मेथड वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो एक अच्छा क्वेश्चन और ट्राई करते हैं बच्चों। ये है हमारे पास C4H10O2, जब इसको जलाएंगे ना ब्यूटेन को, बनेगा CO2 प्लस H2O। अब इसका जो है वो दिया गया है कि मुझे CO2 जो है वो 12 मोल बनाना है। बाकी सबका बताओ कि ये कितना लेंगे, ये कितना लेंगे, ताकि CO2 12 मोल बनेगा और साथ में वाटर कितना बनेगा है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों हमने बोला था ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। C4 तो 4,
10 तो 5। अरे बैलेंस ऐसे वाले इक्वेशन से बैलेंस करना डिफिकल्ट। अरे पहले कार्बन को किया फिर हाइड्रोजन को किया, ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में किया। क्यों किया? क्योंकि ऑक्सीजन दो दो जगह है ना। अगर तुम ऑक्सीजन को पहले कर दोगे तो मामला जो है वो खराब हो जाएगा। समझे? कार्बन को पहले कर दिया, हाइड्रोजन को कर दिया, ऑक्सीजन क्लास में 4 5 जा, ये 4 2 जा 8 प्लस 5 13, ये हो गया 13/2। समझे? क्लियर? बोलो। अब देखो, बस बस बस, अब तो हो गया सर। सॉरी, कोएफिशिएंट 5, इसका 4 इंटू 12 कितना हो गया बच्चों? इसे कट गया 3, 15 मोल। 15 मोल। इसका बताओ। इसका सर ये तो डिफिकल्ट, 13/2 डिवाइड बाय 4। अरे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर रे, क्या होता है? डिनोमिनेटर का नहीं, ये देखो, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे ही आएगा ना। 13, ये देखो इसे कट गया, ये 3/2 इंटू 3 कितना हो गया? 39/2, 19.5 मोल। समझे? फिर C4H10 का हाँ 1/4 इंटू 12 कितना आ गया? 3 मोल। समझे? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। यूनिटरी मेथड क्लियर, मोल मेथड क्लियर, सब कुछ क्लियर। अरे आया भी ना, ऐसे क्लियर क्लियर बोल के आगे मत बढ़ो, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करो तभी सीख पाओगे। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट। बस ऐसे मूवी की तरह नहीं देखना है, कॉपी लेना है, कलम लेना है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे साथ में, और फिर देखना तुम्हें आ जाएगा पूरा अच्छे तरीके से। और तुम्हें आ जाए, ठीक है, तो फिर तुम अपने दोस्तों को भी सिखा सकते हो, है ना। कैसे सिखाना है? उसको भी नहीं आ रहा है, परेशान है, तो उसको बता देना, है ना, कि भावे सर से पढ़ लो, पढ़ लोगे तो सीख जाओगे। ठीक है, समझ गए? तो अभी बहुत नॉर्मल पढ़ रहे हैं हम लोग, और हम लोग अच्छे से, है ना, जेईई एडवांस के लिए भी, जेईई मेंस के लिए भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी करेंगे। अभी मैं बिल्कुल पहले कोशिश कर रहा हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ जाए, अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अरे सर आप टफ क्वेश्चन सीधा करवाओ, सीधा कैसे करवाओ, पहले समझ तो लो। नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे तब भी करवाऊंगा, ठीक है, समझ गए? चलो बच्चों आगे देखो। अब आता है POAC, थर्ड मेथड, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन है। POAC, एटम तो सर कंजर्व ही रहता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। ये देखो, अब इसके लिए ना, इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा है नो नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नो नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, नो नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो, मान लो ये दिया गया है H2 प्लस O2 और ये H2, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। और यहाँ पे दिया गया है कि H2 का 8 मोल है, बाकी सबका बताओ। तो इसको चाहे तो हम लोग बैलेंस करके भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे क्या सीखना है? POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, POAC मतलब जितना एटम रिएक्टेंट में उतना ही प्रोडक्ट में होगा। तो मैं लगाऊंगा POAC ऑन H2O। तो POAC देखो किस पे लगाते हैं? एटम पे लगाते हैं। POAC ऑन हाइड्रोजन, POAC ऑन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम कितना है? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन किसमें होना चाहिए? प्रोडक्ट। यही तो होता है POAC, जितना रिएक्टेंट में मोल्स है एटम का उतना ही प्रोडक्ट में। क्यों सर? अरे हाइड्रोजन, अरे केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, जितने भी एटम रिएक्टेंट में है वही प्रोडक्ट में। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एटम जितना रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में होगा। तो देखो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना, ये देखो 2 इंटू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये देखो 2 इंटू मोल्स ऑफ वाटर। सर 2 क्यों? अरे एक हाइड्रोजन में H2 में कितने हाइड्रोजन के एटम? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। कल बोला था ना मोल्स कैसे निकालते हैं। वाटर में भी हाइड्रोजन कितना? 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई। अरे सर ये तो कैंसिल आउट, तो लिख के काटो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मुझे पता है 8, ये पता है वाटर H2O, तो ये पता चल गया ना। ये देखो ये पता चल गया। अब लगाएंगे हम लोग POAC किस पे? POAC ऑन एटम, ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ देखो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट में और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन
प्रोडक्ट में दोनों को बराबर। ऑक्सीजन में कौन है, ऑक्सीजन का सोर्स, ऑक्सीजन एटम का सोर्स O2, कितने हैं 2, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। यहाँ 1 इंटू मोल्स ऑफ H2O। सर 1 क्यों, ये तो नाइंसाफी, इधर 2 इधर, अरे इधर O2 में कितना ऑक्सीजन, 2, वाटर में कितना ऑक्सीजन 1, तो 1 ने मल्टीप्लाई किया, जितना ऑक्सीजन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। O2 पता नहीं, ये तो पता है ना 1 इंटू 8, और ये आ गया 2 इंटू मोल्स ऑफ O2, तो मोल्स ऑफ O2 कितना है बच्चों, 8/2, कितना आ गया 4। समझे, तो ऐसे हम लोग लगाते हैं POAC। सर इतना लिखना पड़ेगा, हाँ अभी सोचने के लिए, पहली बार है ना, पहली बार तो लिखते हैं। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट करूं, देखो हाइड्रोजन का कितना मोल एटम हो गया, 8 2 जा 16, तो यहाँ देखो यहाँ भी 16 होना चाहिए, 16 के लिए ये कितना होगा 8। अब वाटर में देखो ऑक्सीजन का हो गया, अगर ऑक्सीजन 8 मोल तो O2 इधर कितना होना चाहिए, 8/2 4। अब देखो ना 4 मोल अगर हुआ तो 4 2 जा 8 हो गया, नहीं आ समझ, नहीं आ, फिर से देखो पीछे जाके फिर देखो, आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है बच्चों, POAC आ गया। सर एक अच्छा सा क्वेश्चन देखो बच्चों, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, ये क्वेश्चन है। अब मान लो कि इसका दिया हुआ है 3 मोल, बाकी का पूछ लिया, तो मोल मेथड या यूनिटरी मेथड से तो निकालना हम लोग सीख ही गए, POAC से एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो देखो POAC किस पे लगाऊंगा, कार्बन एक से एक ही जगह गया ना, POAC ऑन कार्बन, जल्दी से लगा लेते हैं। तो देखो मोल्स ऑफ कार्बन कहाँ होना चाहिए, प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में, दोनों 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 बराबर, समझे। तो यहाँ पे देखो 1 इंटू मोल्स ऑफ CH4, और यहाँ पे 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2, समझे। सारा का सारा कार्बन CO2 में क्या, ये तो पता है 3 मोल, और ये कितना जाए मोल्स ऑफ CO, समझ गए। क्लियर। अब देखो POAC ऑन हाइड्रोजन, तो क्या करूंगा 4 इंटू मोल्स ऑफ CH4, अरे CH4 में हाइड्रोजन कितना 4 है ना, तो सारा कहाँ गया वाटर में, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O। क्या करेंगे 4 इंटू 3, और ये हो गया 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O, तो 2 से 4 कट गया 2, तो मोल्स ऑफ H2O कितना आ गया 6, समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे POAC ऑन ऑक्सीजन, तो कैसे करेंगे, देखो देखो देखो, ऑक्सीजन तो डिफिकल्ट, अरे सर 2 इंटू मोल्स ऑफ O2, 1 इंटू मोल्स ऑफ, अरे 1 इंटू ऑक्सीजन सर दो जगह है, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2 प्लस 1 इंटू मोल्स ऑफ H2O, समझे। अब मुझे क्या क्या पता है, O2 का बताना है ना, 2 इंटू मोल्स ऑफ O2 ये तो बताना है, CO2 हमने निकाला ना 2 इंटू 3, H2O भी निकाल लिया 6, कितना हो गया बच्चों 6 प्लस 6 12, और ये कितना हो गया 2 इंटू मोल्स ऑफ O2, तो मोल्स ऑफ O2 कितना हो गया 6, समझ में आया। हमने सब निकाल लिया, ये देखो CO2 भी निकाल लिया, H2O भी निकाल लिया, O2। सर ये POAC बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है, डिफिकल्ट नहीं है, तो ऐसे लिख के बताने के लिए। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएं, CH4 कार्बन का कितना है मोल है 3, हाइड्रोजन का 12, तो कार्बन सारा गया CO2 में, तो CO2 में भी एक ही कार्बन, तो 3 मोल। ये देखो 12 मोल हाइड्रोजन, तो इधर कितना होना चाहिए 6 मोल H2O, अभी तो 12 मोल होगा। अब देखो ये 6 मोल H2O, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 6, इधर 3 मोल, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 12, तो यहाँ ऑक्सीजन भी एटम का कितना होना चाहिए 12 मोल, तो 12/2 6 मोल। देखा ऐसे बोल के भी काम हो जाता है, देख कर काम हो जाता है POAC से। अभी समझाने में टाइम लगा, देख कर ऐसे देखोगे फटाक से आंसर, फटाक से। फिर लिखने के लिए अभी स्टार्टिंग में तो यार तुम क्या सोच रहे हो कि जैसे POAC आए और मैं देख कर जैसे ही देखूं और तुरंत आंसर, पहले तो मेहनत करना पड़ेगा ना, 2-4 क्वेश्चन ऐसे लिख लिख के करोगे तभी तो सीखोगे, समझ गए। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आंसर के सीरीज में उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो ये स्टोइशियोमेट्री आइडिया लग गया, बोलो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइडिया लगने के बाद स्टोइशियोमेट्री सबको समझ में आ गया, तीनों मेथड समझ में आ गया, हमने क्वेश्चन भी कर लिया, हमें क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है। अब है लिमिटिंग रिएजेंट, इससे भी बच्चे बहुत घबराते हैं। अबे घबराओ मत, पहले ना ये समझो
कि होता क्या है, शॉर्ट में इसको LR कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग नाम से पता चल रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट, कुछ ऐसा ना जो कम है, जो खत्म हो जाएगा, जो रिएक्शन पूरा नहीं करने देगा। देखो, तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। अब जैसे मान लो, पहले दो बातों को बहुत आराम से समझना, यही कंफ्यूजन होता है, इधर उधर देखोगे फिर ध्यान नहीं जाएगा। इधर देखो, देखो क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट सीखने के लिए पहले ये समझो, मान लो ए बी रिएक्ट करके सी बना रहा है, और मैंने ए भी ले लिया बी भी ले लिया। हो सकता है ए मैंने रिएक्शन के हिसाब से एक मोल ज्यादा ले लिया, ये एक्सेस में ले लिया, समझ रहे हो, और ये कम लिया है, तो ए बच जाएगा ना, बी खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी खत्म हो जाएगा, बी विल फिनिश फास्ट, बी पहले खत्म हो जाएगा, और बी जैसे खत्म हो जाएगा रिएक्शन क्या तब भी होता रहेगा, नहीं रुक जाएगा, समझ गए। तो बी क्या है, बी ने रिएक्शन को रोक दिया जैसे ही खत्म हुआ, तो जो सबसे पहले रिएक्शन में खत्म होता है, लिमिटिंग रिएजेंट किसे बोलेंगे, रिएजेंट, है ना, रिएजेंट इन, है ना, विच रिएजेंट विच एग्जॉस्ट फर्स्ट, जो सबसे पहले खत्म हो जाए। तो सर अभी तक तो हम लोग स्टोइशियोमेट्री, अरे स्टोइशियोमेट्री में एक का ही अमाउंट दिया था ना, पता कैसे चलेगा क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनो, whenever amount of more than one reactant is specified, इसका मतलब that means question is of limiting reagent। ये ट्रिक काम आएगा। जैसे ही सर इंग्लिश नहीं समझ में आता, अरे अभी समझाता हूँ, तो समझो, मैं जैसे रिएक्शन दे रहा हूँ H2 प्लस O2, तुम्हें ये रिएक्शन तो याद ही हो गया नहीं, H2, इसका मैंने ले लिया 8 मोल और इसका भी ले लिया 6 मोल, तो बताओ कि लास्ट में ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, ये कितना, मैं क्या O2 के हिसाब से निकालूं, नहीं, मैं क्या H2 के हिसाब से निकालूं, नहीं, मैं क्या दोनों के हिसाब से निकालूं, नहीं, मुझे किसके हिसाब से निकालना चाहिए, मुझे तो अभी सोचना पड़ेगा किसके हिसाब से, ये तो कंफ्यूजन हो गया ना। क्यों हुआ कंफ्यूजन, क्योंकि अभी तक स्टोइशियोमेट्री में एक का ही अमाउंट देता था, लिमिटिंग रीजन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है, इसका मतलब ये स्टोइशियोमेट्री नहीं है, इसका मतलब क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, समझे। चलो बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट समझने के बाद होता क्या है, क्वेश्चन क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, ये तो सिखाऊंगा ना, इतना ही तुरंत इम्प्रेसेंट हो जाते हो, रील ज्यादा देख रहे हो तुम लोग, रील देखोगे तो लेक्चर कैसे समझ में आएगा, थोड़ा लेक्चर देखो, है ना, ज्यादा रील देखोगे तो प्रॉब्लम होगा, उससे बेटर है कि तुम क्या करो, तुम ऐसे मतलब मान लो संडे को कभी टाइम मिले पूरे वीक में एक, है ना, या 10-15 दिन में पूरा एक मूवी देख लिया करो, ठीक है, रील्स ज़्यादा नहीं देखना चाहिए बच्चों को, तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल जो है वो देख रहे हो, ज़्यादा देर सोच नहीं पाते हो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरे एक स्टेटमेंट को सुनते सुनते तुम गायब हो जाते हो, सर ने क्या बोला, तो जो इस तरीके से बिहेव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो जो नशा करते हैं उनका भी बिहेवियर सेम होता है, तो रील देखने वाले भी क्या होते हैं, नशा करने वाले के इक्विवेलेंट, समझ गए। तो रील शॉर्ट ये सबसे थोड़ा अवॉइड हो जाओ, थोड़ा पढ़ने लिखने पर ध्यान दो, नहीं पढ़ने लिखने पर ध्यान दोगे तो सोचो ना, पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ रहे हैं इसलिए कि हम अपने दिमाग को डेवलप कर पाए, और रील क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम अपने दिमाग को खराब कर पाए, समझे। तो दिमाग अगर खराब हो गया तो फिर मतलब प्रॉब्लम है ना यार, तो रील ना देखें और काम करें, ठीक है, पढ़ें पढ़ें, और कभी अगर मन करे पूरा मूवी देखें, 3 घंटा अपने आप को दें, पूरा स्टोरी समझें क्या हुआ, पूरा अच्छे से, मतलब पेशेंस डेवलप करो बेटा, रील तुम्हारे पेशेंस को खराब कर देगा। चलो क्वेश्चन बैक टू द क्लास। अरे तुम लोग बातचीत भी करते हो क्या, देखो ये समझ में आ गया, होता क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, और जो सबसे पहले खत्म हो जाता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, एक से ज्यादा अमाउंट गिवन होगा तो वो क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है। अब देखो
अब मैं अगर बोलूं, क्वेश्चन तो है ये वाला ही ना, क्वेश्चन क्या था, हाइड्रोजन का 8 मोल, ऑक्सीजन का 6 मोल, ठीक है, H2 प्लस O2 H2O, इसका 8 मोल, इसका 6 मोल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 and 2, समझे। लेकिन बैलेंस कर लिया तो क्या, आप क्वेश्चन कैसे, अरे लिमिटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। अभी देखो समझाऊंगा लिमिटिंग रिएजेंट पता करने का तरीका। इसका 6 मोल, मैं ऐसे करूंगा 2 मोल H2 कितना चाहता है, 1 मोल O2 का रिक्वायरमेंट होता है, 1 मोल H2 को 1/2 मोल O2 का रिक्वायरमेंट होता है, तो 8 मोल H2 को कितना रिक्वायरमेंट होगा, 1/2 इंटू 8। मैंने हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग स्टोइकियोमेट्री लगा के निकाला कि मुझे 8 मोल, ये है रिक्वायर्ड, क्या है ये, रिक्वायर्ड है। 8 मोल H2 के लिए 4 मोल रिक्वायर्ड है। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखते हैं, कौन है लिमिटिंग रेंज, जो कम है, अरे जो कम है नहीं, जो पहले खत्म हो जाएगा। ये 6 मोल है सर, ऐसे नहीं होता है, जो पहले खत्म हो जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन का 8 मोल जब खत्म होगा, तो ये देखो हाइड्रोजन का 8 मोल जब खत्म हो जाएगा तो ऑक्सीजन का 4 मोल ही खत्म होगा, मतलब ऑक्सीजन अभी भी 2 मोल बचा रह जाएगा। ऑक्सीजन क्योंकि 2 मोल बचा रह गया, मतलब इसमें ऑक्सीजन क्या है, एक्सेस, हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। समझे, समझ में आया, बोलो, ठीक है। अब देखो ये हमने देख लिया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो है ये है हाइड्रोजन जो है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब ये बच्चों कि अब हम लोग कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे, ये देखो काम ये करेंगे बच्चों कि हमने लिखा फिर से 2H2 प्लस O2 2H2O हमने निकाला, ऐसा ही यूनिटरी मेथड से। अभी तुम्हें डायरेक्ट भी बता दूंगा, थोड़ा पेशेंस तो रखो, सीखना है ना, मस्ती मारने आए हो हैं। देखो इधर इसका 8 मोल ये है ना, इसके हिसाब से स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे। बैलेंस तो है ये 1/2 इंटू 8, 2/2 इंटू 8 कितना हो गया, 8 कितना हो गया 4। अरे ये तो 4 रिएक्टर रिक्वायर्ड, इसका 8 रिक्वायर्ड, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो 0 हो जाएगा। तो रिमेनिंग इसका 8 मोल था, रे 8 खत्म हो गया, कितना बचा हाइड्रोजन का 0। ऑक्सीजन का 6 मोल था तुम्हारे पास, 6 रुपए है, 4 खर्च कर दिए, कितने बचे 2 रुपए। ऑक्सीजन का पास 6 मोल था, 4 मोल रिएक्शन में खर्च हो गया, कितना बच गया 2 मोल, और ये कितना बना 8 मोल। समझ में आया, बोलो। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं क्या, पहला स्टेप समझो। स्टेप वन है कि क्या करें, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। स्टेप टू क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लिया ना बच्चों हमने, तो अप्लाई स्टोइकियोमेट्री अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। और फिर तीसरा मोल रिमेनिंग निकालेंगे, कैलकुलेट रिमेनिंग मोल्स। वो कैसे, अरे वो तो आता है ना, जितना था पहले और जितना, तो रिमेनिंग मोल्स किसका निकलेगा, रिएक्टेंट का ही, प्रोडक्ट का तो बना ना, प्रोडक्ट का बना, रिमेनिंग जितना था। और ये देखो ये सब गिवन और ये सब रिएक्ट किया, 8 और 4, तो गिवन 8 में से 8 गया 0, 6 में से 4 गया 2। समझे, नहीं आया समझ में, आ गया। तो अब सर ये क्या मुझे बार बार इतना मेहनत करना पड़ेगा, नहीं नहीं बच्चों, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो क्वेश्चन है 3A, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं, 2B प्लस 4C 3D प्लस 2E। अब दिया गया है इसका 6 मोल, इसका 1 मोल, ठीक है, इसका मान लो दिया गया है 6 मोल, ठीक है, एक से ज्यादा अमाउंट गिवन है, मतलब क्वेश्चन किसका है, लिमिटिंग रिएजेंट का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट पता करने का तरीका कि वो मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कितना आ गया बेटा 6/3, कितना गया 1/2, कितना गया 6/4। अरे इसको ध्यान से देखो, उल्टा मत लिखना, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
कुछ लोग ना उल्टा लिख के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाय मोल, ऐसा नहीं होता। मोल कितना 6 मोल, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 1 2 6 by 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, आ गया 2, ये हो गया 0.5 और ये हो गया 1.5। तो इसमें से मिनिमम कौन है बेटा, ये है मिनिमम, ये है मिनिमम। तो मिनिमम है तो जो मिनिमम होता है मतलब वही लिमिटिंग रिएजेंट, बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया? हमने क्या कर लिया बेटा, हमने पता कर लिया कि बी क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो नाउ लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टोइचियोमेट्री लगाएंगे। देखो क्वेश्चन लिखो 3a, फिर से क्वेश्चन लिखो 2b 4c 3d एंड 2e 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 2e। अब देखो b का 1 बस ये दो। अब बाकी के सब पे क्या लगाएंगे, स्टोइचियोमेट्री। देखो 3/2 into 1, 4/2 into 1, 3/2 into 1, 2/2 into 1। अब देखो ये कितना आ गया 1.5, ये कितना आ गया 1 मोल, ये कितना आ गया 2 मोल, ये 1.5 और ये 2। ये तो प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या सोचना है, रिएक्टेंट के बारे में। क्या सोचना है, रिएक्टेंट के बारे में, है बारे में सोचना है। देखो कितना दिया था रिमेनिंग, क्या निकालेंगे, रिमेनिंग। ठीक है 6 था सर 1.5 रिएक्ट किया, बच गया 4.5। 1 था सर 1 ही रिएक्ट कर गया, लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा 0 बचेगा, नहीं आया तो गलत। और कोई नेगेटिव आ गया ना रिमेनिंग, फिर गलत। मतलब गलत क्या है सर, आपने गलत लिमिटिंग रिएजेंट चुना है। कभी कभी देखो हमसे गलती होती है, फिर जब फाइंड करते हैं पता भी चलना चाहिए। एरर डिबगिंग भी एक आर्ट है। हमने कोई गलती किया, पकड़ लिया, अच्छा हमने यहाँ गलती किया, अच्छा आगे से नहीं करेंगे, समझे? तो वो बहुत जरूरी होता है। ये देखो ये 2 मोल, कितना मोल था 6 मोल, कितना खर्च हो गया 2, कितना बचा 4 मोल। ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे देखो, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन क्या होता है, ट्रिकी क्वेश्चन जो छिपा दे कि वो क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे। लेकिन तुम्हें तो पता है ना लिमिटिंग रिएजेंट, व्हेनेवर अमाउंट ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट इज स्पेसिफाइड, दैट क्वेश्चन इज ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया, बोलो ठीक है। तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट की कहानी। लगभग लगभग है ना, बेसिक बेसिक मूल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे जो है एक और टॉपिक है जैसे परसेंटेज यील्ड। ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि परसेंटेज यील्ड क्या होता है। हेडिंग डालो परसेंटेज, परसेंटेज यील्ड। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन आंसर के सीरीज में ना मैं पूरा क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन का पीपीटी लाऊंगा और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी रॉ इसलिए पढ़ रहे हैं, मैं पूरा पीपीटी बना के लाऊं फिर उसको देखूं, है ना। तो क्या होगा, फिर क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि मतलब ऐसे कैसे कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं पता ही नहीं चलेगा ना, पहले से ही लिखा रहेगा। है देखा है तुमने कभी कोई ऐसा सिंगर कभी कभी परफॉर्मेंस में आता है ना, प्रोग्राम कर रहा होता है तो अपना गाना स्पीकर पे बजा देता है, साथ में लिप सिंग करता है, तो वो वाले प्रोग्राम में मजा नहीं आता है। लेकिन जो सिंगर आता है ना, साथ में म्यूजिक वाला लेकर आता है, पूरा इंस्ट्रूमेंट बजवाता है और साथ में गाता है, उसमें उसमें ज़्यादा मजा आता है। तो कभी कभी ना रॉ चीज़ों में ज़्यादा मजा आता है। क्वेश्चन आंसर के सीरीज में हम लोग क्वेश्चन पहले से ही लिखकर इसलिए लाएंगे क्योंकि उसमें टाइम बच जाएगा। इसमें तो सीखना है ना, तो सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा साथ में लिख लिख के। ठीक है, मैं पीपीटी ला सकता हूँ, लेकिन ऐसे लिख लिख कर पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है। ठीक है, और मुझे याद ही है सब कुछ, तो मुझे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। ठीक है, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो लगभग सब कुछ याद है और तुम्हें सिखा पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सीखेंगे बच्चों, समझ गए। परसेंटेज यील्ड देखो, जैसे मान लो 2a प्लस 3b 4c। अब यहाँ पे दिया हुआ है इसका 6 मोल, ठीक, और यहाँ पे दिया हुआ है 60%। जब भी एरो पे परसेंट लिखा हो मतलब परसेंटेज यील्ड, मतलब ये कि रिएक्शन सर पूरा कंप्लीट हो ही नहीं रहा है, कितना रिएक्ट कर रहा है 60% ही। तो परसेंटेज यील्ड से ये सिंपली समझ में आया। तो पहले ये देखो सी का कितना बनना चाहिए, सी का कितना बनना चाहिए, तो हम लोग देखेंगे सी का कितना बनना चाहिए, 4/2 इंटू 6 ये बनना चाहिए था। ये नॉर्मली स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से बनना चाहिए था, ये बनना चाहिए था। क्या इतना बनेगा, नहीं दिया गया ना 60% ही रिएक्शन होगा, तो ये कितना हुआ 3 12 बनना चाहिए, 12 मोल बनना चाहिए था, बट कितना बनेगा 12 इंटू
60%। कितना बनेगा, 0 से 0 कटा, है ना, और कितना हो गया, 12 6 या 72/10, 7.2 मोल ही बनेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन हो सकता है ना कि पूरा कंप्लीट ही ना हो। रिएक्शन में क्या ऐसे ही देखते हैं कि हाँ, तुम 2 मोल हो, मैं 3 मोल हो, पूरा बन जाए। आगे बढ़ेंगे, अभी तो पहला ही कॉन्सेप्ट है ना, पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे, इक्विलिब्रियम होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है, ये होता है, वो होता है, रिएक्शन पूरा नहीं हो पाकर कुछ रुक भी जाता है। तो धीरे धीरे सीखते जाएंगे। लेकिन अभी कौन कौन सा फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है वो सब छोड़ो, अभी तुम्हें डायरेक्ट, है ना, क्वेश्चन देने वाला इतना तुम पे एहसान कर रहा है, डायरेक्ट लिख दिया कि 60% ही बनेगा। कितना बनेगा, 60%। अरे तो बचपन से परसेंटेज है ना, सीखते हैं। आना चाहिए था 100%, आया 60%। कितना मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर है तो 60 नंबर। समझ में आया? अभी बोर्ड देकर आए हो ना। आना चाहिए था तुम्हारा कितना, कितना, 500 में 400 नंबर। इन 400 का तुम लिख कर आए 80% का, आया कितना, 60%। तो 400 का 60% ही आया है। 40% नंबर तुमने गलत लिख लिख के कटवा दिया। तो 400 का 60% कितना होता है, 240 नंबर। और 240 टोटल कितना परसेंट बना, अरे 80% का 60%, जितना लिख के आया हो उसका 60%। सर 240, अरे 240 नंबर में कितना परसेंट बनेगा, कितना बनेगा, अभी अभी बोर्ड देकर आया हो ना तुम लोग। समझ में, 5 नंबर में 1% होता है, 250 में 50%, तो 240 में 48%। चलो कोई नहीं, हम लोगों ने परसेंटेज यील्ड भी देख लिया। हमने आज क्या क्या देखा, स्टोइशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंटेज यील्ड, लगभग कैलकुलेशन वाला कि एक का मोल गिवन है तो बाकी सबको कैसे रिलेट करें। तो ये समझने के बाद अब लगभग मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक हमने पढ़ लिया है। अब एक और है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो बाय। इतना ही हम लोग कर रखेंगे और इस चीज़ को आगे मतलब कंटिन्यू करते रहेंगे, आप लोग सीखते रहेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना, मैं उस पर छोटा वीडियो कभी बना दूंगा तो उसको देख लेना, ठीक है। तो डाउट अगर आए तो तुम कमेंट कर देना, और अगर तुमको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, तुम चाहते हो तुम्हारा दोस्त भी इसको समझ ले जल्दी से, ठीक है, तो फिर तुम क्या कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। लेकिन अगर कोई मान लो दुश्मन है, तुम चाहते हो वो ना पढ़े, तो उससे बचा लेना, नहीं दुश्मनी निभाते तुम लोग। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय।